और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा एक केंद्रीय मंत्री के फसल काटने की भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उमरिया में महुआ बीनने वाली आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाओं से मुलाकात की। दरअसल सोमवार को उमरिया के पास शहडोल में चुनाव प्रचार के बाद राहुल हेलीकॉप्टर से जबलपुर जाना चाहते थे, लेकिन फिर खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का फ्यूल समय पर नहीं पहुंच सका, लिहाजा रात उन्हें वहीं गुजारनी पड़ी। इस दौरान राहुल रिसोर्ट में खुले में कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ डिनर करते भी नजर आए। वहीं उमरिया से गुजरते समय वो आदिवासी समुदाय की महिलाओं से भी मिले। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर में अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल वो मुंडावर इलाके में जनसंपर्क के दौरान कुछ महिलाओं के साथ खेत में फसल काटते नजर आए। वहां इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, लेकिन कड़कड़ाती धूप में जब भूपेंद्र यादव ऐसा करने लगे तो वहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। भूपेंद्र यादव अलवर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशवदेव ने अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केशवदेव ने पारंपरिक फूलों की माला के बजाय कुछ चप्पलों की माला गले में पहनी। निर्दलीय प्रत्याशी केशवदेव को चुनाव चिन्ह भी चप्पल आवंटित किया गया है। ऐसे में वो इसी के जरिए शहर में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ पुलिस के जवान फरिश्ता साबित हुए और उन्होंने एक युवक की जान बचा ली। दरअसल एक पार्क की बेंच में इस युवक की गर्दन फंस गई थी, जिससे वो दर्द से चिल्ला रहा था। लिहाजा पार्क में बैठे किसी मजदूर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद कुछ सिपाहियों ने काफी मशक्कत के बाद उसकी गर्दन निकाली। पंजाब के लुधियाना में कुछ डॉक्टरों ने अस्पताल में 4 साल के एक बच्चे के पैर का ऑपरेशन अलग तरीके से किया। दरअसल उन्होंने ऑपरेशन के समय बच्चे के पसंदीदा गायक सिद्धू मूसेवाला का गाना बजाया। बताया गया कि ऐसा करने से बेड पर लेटे बच्चे को ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं चला और वो उस गाने पर डांस करके ऑपरेशन करवाता रहा। इस मौके पर अस्पताल के स्टाफ ने इसका वीडियो भी बना लिया। मोगा का रहने वाला सुखदर्शन खेलते समय हादसे का शिकार हो गया था। उसके पैर के ऊपर से कार निकल गई थी, जिससे उसके पैर की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव नवरात्रि के पहले दिन पटना में माता शीतला देवी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान वो मंदिर में पूजा अर्चना करते भी दिखाई दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली में सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके से 7 से 8 बच्चों को रिहा कराया गया। इस मामले में एक महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये गैंग नवजात बच्चों और छोटे बच्चों की चोरी करके मोटी रकम लेकर उन्हें बेच देते थे। लिहाजा बच्चा चोर गैंग से खुद सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। दिल्ली में मासूमों की सौदेबाजी को लेकर सीबीआई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। चंद पैसों के लिए नवजातों की खरीद फरोख्त को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा था। नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त के घिनौने खेल में अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब सीबीआई और पुलिस की टीम एक घर में छापा मारने पहुंची। 2 दिनों तक चली रेड के बाद सीबीआई ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया। मकान नंबर 3711, गली नंबर 9, केशवपुरम, दिल्ली। दिल्ली के केशवपुरम इलाके का ये वही मकान है जहां से सीबीआई की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अस्पताल से बच्चा चोरी कर उन्हें बेच दिया जाता था।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये इलाका है और जो आप चौथी मंजिल देख रहे हैं इस मकान का, इस चौथी मंजिल पर बताया जा रहा है कि एक महिला किराए पर रहती थी जिसका एक बेटा और बेटी भी थी जिनकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल थी। सीबीआई की टीम यहां पर शुक्रवार शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास पहुंची है और पूरी रात यहां पर छापेमारी चली है और सुबह जब सीबीआई की टीम 7 बजे करीब निकली तो अपने साथ वो महिला को भी ले गई। आरोपी महिला अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन महिला ने मकान मालिक से कह रखा था कि वो प्राइवेट नौकरी करती है। कोई बच्चा इन्होंने उठाया, ये मिली इन्फॉर्मेशन, रास्ते में पकड़े गए, ये बच्चा लेके आए। ये बस इतना पता लगा हमने तो इनको लास्ट ईयर अगस्त में दिया था। अब 11 महीने होने में भी 2-3 महीने बाकी है। कौन ये कहते हैं इनका ब्रदर, मिसेज और क्या कहते हैं बेटी और बेटा। कुछ काम हम बताया था, वैसे क्या काम करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें एक नवजात की उम्र महज 36 घंटे है, जबकि दूसरी की उम्र 15 दिन है। अब सीबीआई बरामद बच्चों का डिटेल्स खंगाल रही है। इन बच्चों का कहां से और कैसे अपहरण हुआ, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सीबीआई ने अस्पताल के वार्ड बॉय और स्टाफ कर्मचारियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जांच एजेंसी को बच्चों के खरीद फरोख्त किए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद सीबीआई ने ये छापेमारी की। राजधानी दिल्ली में देश के कई बड़े अस्पताल हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे अस्पताल भी हैं जहां डिलीवरी की सुविधा है। ऐसे में कुछ अपराधी इसका फायदा उठाकर मैटरनिटी वार्ड से बच्चे को उठा ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं। पकड़ में आए इस मॉड्यूल के काम करने का तरीका बड़ा सिस्टमैटिक था। सबका काम अलग अलग तय था। एक ग्रुप ये पता करता कि छोटे बच्चे कहां पर हैं, नवजात बच्चों की जानकारी मिलते ही वो ये मैसेज आगे बढ़ाता। फिर दूसरा ग्रुप मौका देखते ही उन बच्चों को चोरी कर लेता और फिर उन्हें जो ठिकाने बनाए गए थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, रोहिणी, द्वारका, केशवपुरम, वहां पर उन बच्चों को पहुंचा दिया जाता जहां से उनका सौदा किया जाता था। सीबीआई की टीम ने जो 7 से 8 बच्चों को बरामद किया है, उनमें से 2 बच्चे तो केशवपुरम से ही बरामद किए गए, जिनमें से एक की उम्र महज 2 दिन के आसपास है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2021 में कुल 73,535 बच्चे गायब हुए। वहीं साल 2020 में 59,262 बच्चों के गायब होने के मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2019 में 73,138, साल 2018 में 67,134 और साल 2017 में 63,349 बच्चे गायब हो गए। अगर साल 2021 की बात करें तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए। मध्य प्रदेश 11,607, पश्चिम बंगाल 9,996, तमिलनाडु 6,399, दिल्ली 5,772 और राजस्थान से 4,936 बच्चे गायब हुए। पुलिस के मुताबिक मानव तस्करी के इस काले धंधे में कई लोग शामिल हैं। नवजात बच्चों को काले बाजार में वस्तुओं के रूप में खरीदा और बेचा जा रहा था। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का लग रहा है। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से पूछताछ भी कर रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इस मामले में सीबीआई की जांच कई राज्यों तक पहुंच चुकी है और कई प्रमुख अस्पताल जांच के दायरे में हैं। सीबीआई और पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इन बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए तक की मोटी रकम में बेचा जा रहा था। लिहाजा बच्चा चोरी गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक और खबर। वाराणसी की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया। साइबर ठग ने एक रिटायर्ड महिला टीचर को गिरफ्तारी का डर दिखाकर 3.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। वहीं गुरुग्राम में आपको बता दें, पुलिस ने 4 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये ठग खुद को जान पहचान वाला बताकर लोगों को कॉल करते थे और बाद में उनका अकाउंट साफ कर देते थे।
दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे साइबर ठगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। साइबर पुलिस ऐसी ठगी को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है, लेकिन ठगी करने वाले क्रिमिनल हर वक्त नए नए तरीकों से ठगी करते हैं और जब लोग इनके साइबर जाल में फंसना बंद कर देते हैं तो ये लोग कोई न कोई नया तरीका खोज लेते हैं और इनकी साजिश में लोग आसानी से फंस जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये शख्स साइबर ठग हैं, जो पलक झपकते ही लोगों को लाखों लाख का चूना लगा देते हैं। यूपी की वाराणसी पुलिस ने ठगी के सरगना समेत 8 शातिरों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गुरुग्राम की साइबर क्राइम पुलिस ने ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। वाराणसी क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये ठग बेहद शातिर किस्म के हैं। बीते 8 मार्च को अमलताश अपार्टमेंट में रहने वाली रिटायर्ड टीचर शंपा रक्षित को गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगों ने उनसे 3 करोड़ 55 लाख रुपए 2 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की गई। साइबर ठग रुपयों को तेजी से एक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। वहीं पुलिस टीम साइबर और सर्विलांस के जरिए लगातार इन ठगों पर बारीकी से नजर रख रही थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 8 साइबर ठगों में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो काले धन को सफेद करने का काम करते थे और पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इसमें 3,70,000 की रिकवरी हुई है इन लोगों से और 6 मोबाइल फ़ोन हैं, जिसमें ये पाया गया है कि ये लोग जो है बाहर का सिम इस्तेमाल करते थे और सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते थे और जो बड़ा अमाउंट था उसके छोटे छोटे अमाउंट में इसको टुकड़ों में तोड़ के मल्टीपल लेयरिंग करते थे, जिससे कि पकड़ने में दिक्कत हो कि ये पैसा ब्लैक है या वाइट। पुलिस की गिरफ्त में आए सरफराज आलम ICICI बैंक लखनऊ में रीजनल हेड और नुरुल हुदा HDFC बैंक लखनऊ में कैशियर था। ये दोनों साइबर ठगों की मदद बैंक से रुपए निकालने में कर रहे थे। इस आपराधिक गतिविधि में बहुत सारे अलग अलग राज्यों में नोड्स बने हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं। उसी के माध्यम से ये मेनली व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू जो है अपना जो है आपराधिक जो गतिविधि है उसको जारी रखे हुए हैं। इनका अब तक आपराधिक इतिहास क्या रहा है और अलग अलग राज्यों में कौन कौन इनके जो लोग हैं जो सहयोगी हैं जब तक नहीं पकड़े गए हैं उसके बारे में जो है छानबीन चल रही है। गुरुग्राम की साइबर थाना पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये ठग लोगों को कॉल करके उन्हें डरा देते थे, कहते थे कि आपके रिश्तेदार की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, लिहाजा कॉल किए नंबर पर पैसे भेज दो और जैसे ही कोई पैसे ट्रांसफर करता उसका बैंक अकाउंट मिनट भर में खाली हो जाता। पुलिस के मुताबिक ये ठग 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ये सभी लोग लोगों से जानकार बनकर, उनके परिचित बनकर, उनसे कभी उनके जानकार का एक्सीडेंट के तौर पर या किसी विभिन्न कार्यों से उनसे पैसे लेते थे और ऐसे इन्होंने देश भर में कई लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि साइबर ठग लोगों से ठगी करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और अब तक ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं। निवेश के नाम पर सबसे ज्यादा साइबर ठगी के 1.59 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें निवेश का भरोसा दिलाकर ठगी होती है। इसे ठग म्यांमार और कंबोडिया से भी ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोन ऐप के जरिए ठगी के 85,000 मामले दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर पर कस्टमर केयर के नाम पर होने वाली ठगी है, जिसके 43,000 मामले हैं। चौथे नंबर पर टेक ओवर यानी नकली पहचान दिखाकर ठगी के मामले हैं, जिसमें किसी के फोटो का इस्तेमाल करके ठगी की जाती है। इसके 38,000 मामले दर्ज हुए हैं। पांचवें नंबर पर सेक्सटॉर्शन के 19,000 केस हैं। हालांकि ये केस ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि हर मामले में लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। लिहाजा साइबर ठगी से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, गुड न्यूज टुडे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने फिर थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी घर वापसी नहीं बल्कि विचारधारा की वापसी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भी कांग्रेस से जुड़ गयीं। एक महीने पहले उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक जनसभा की, इसके बाद वो दोपहर में मध्य प्रदेश के बालाघाट भी पहुंचे। अपनी जनसभा के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के न पहुंचने का मुद्दा उठाया। अपनी इन रैलियों के बाद प्रधानमंत्री ने चेन्नई में एक रोड शो भी किया। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता की कविता को राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। टीएमसी ने दूसरे दिन दिल्ली में अपना धरना स्थगित कर दिया। दरअसल पार्टी के कुछ सांसद एनआईए, ईडी और सीबीआई के प्रमुखों को हटाने की मांग कर रहे थे। इन सांसदों में डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले समेत दूसरे नेता शामिल रहे। वैसे इस धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए। टीएमसी लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में अतिरिक्त फोर्स भेजने पर भी आपत्ति जता रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। वहीं आपने भी बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है और आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही है, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। पैसा कहां से आया? जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज करार दे दिया। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है और ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है। हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी है, इसको हम अभी चैलेंज करेंगे। हम अग्री नहीं करते हैं हाईकोर्ट के फैसले से और रेस्पेक्टफुली हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि जुडिशियल हायरार्की है, उसमें हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो जो भी फाइंडिंग है वो दैट विल बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, विल फाइल आवर केस इन द सुप्रीम कोर्ट। खबर है कि आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है।
बता दें कि केजरीवाल की ओर से जांच में शामिल नहीं होने से हुई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद दूसरे आरोपियों पर भी पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में दिए, इसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी को अदालत की ओर से जायज करार दिए जाने के बाद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री हाथ में जेल का जवाब से वाला पोस्टर लेकर इस अभियान को तेज करने में जुटे हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल नहीं गिरफ्तार हुए हैं। जिन जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया था, उन सब लोगों की भावनाओं को गिरफ्तार किया गया है। और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, आप उसको पुलिस लगा करके उठा करके जेल में बंद डाल रहे हो, गिरफ्तारियां कर रहे हो। कोई बोल नहीं सकता इस अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, लेकिन संविधान ने दिल्ली के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है। 25 मई को दिल्ली के लोग इस जेल का जवाब वोट से देंगे और अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाएंगे। क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जांच की प्रक्रिया को राजनीतिक कार्रवाई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि शराब घोटाले की सच्चाई जो भी हो, लेकिन आम चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इसका सियासी फायदा उठा पाएगी या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाली बीजेपी केजरीवाल पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि इससे पहले सेंसेक्स ने 75,124 का और निफ्टी ने 22,768 का ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन कारोबार के आखिर में बाजार में मामूली गिरावट आई और सेंसेक्स 59 अंक गिरकर 74,684 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 24 अंक फिसलकर 22,643 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सोना 71,000 के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी रिकॉर्ड तेजी आई है। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 140 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 71,840 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में 500 रुपए की तेजी आई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 84,500 रुपए हो गई। बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर को नए रूप रंग में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी 10 अप्रैल यानी बुधवार को पल्सर N250 को लॉन्च करेगी। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। कंपनी इसे 3 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारने की तैयारी में है। यामाहा मोटर इंडिया ने अपने 3 मॉडल को अपडेट किया है। कंपनी ने अपने हाइब्रिड स्कूटर फसीनो, रेज अडार और नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक MT15 V2 को द कॉल ऑफ द ब्लू कैंपेन के तहत अपडेट किया है। इसके तहत कंपनी ने तीनों मॉडल में नए कलर ऑप्शन के साथ कुछ सेफ्टी फीचर भी जोड़े हैं। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि IIT छात्रों को जॉब पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया कि IIT बॉम्बे के करीब 36% छात्रों को कैंपस में प्लेसमेंट नहीं मिला, जबकि IIT मद्रास में 32% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया। वहीं ऐसा माना जाता है कि IIT में छात्रों को करोड़ों रुपए का सैलरी पैकेज मिलता है, लेकिन अब इस मिथक का भी खंडन किया गया है। आपको बता दें कि IFS अधिकारी गौरव गर्ग ने देश के IITs में जॉब प्लेसमेंट की सच्ची तस्वीर सबके सामने पेश की है।
उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए आईआईटी प्लेसमेंट की वास्तविक स्थिति से जुड़ी कुछ बातें साझा की हैं। आईएफएस अधिकारी गौरव गर्ग ने आईआईटी स्टूडेंट्स को करोड़ों रुपए वाली सैलरी जॉब मिलने की आम धारणा पर सवाल उठाए। उन्होंने पोस्ट में बताया है कि आईआईटी करने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को औसतन 6 लाख से लेकर 35 लाख सालाना तक के पैकेज ऑफर किए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट को ही ज्यादातर बड़ी सैलरी पैकेज मिल पाते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से कोडिंग डोमेन में करोड़ रुपए वाले सैलरी पैकेज मिलते हैं, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और दूसरी विदेशी जगहों से जुड़ी गूगल, फेसबुक और एक्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं। इसके अलावा गौरव गर्ग ने बताया कि सैलरी पैकेज में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, लीव इनकैशमेंट और 4 से 5 वर्षों में होने वाले पेमेंट समेत कई एडिशनल कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। इन कंपोनेंट्स की वजह से कर्मचारी के वास्तविक टेक होम सैलरी जॉब ऑफर में दिए गए सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी का केवल 40 से 50% रह जाता है। आखिर में गौरव गर्ग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कंप्यूटर साइंस को छोड़कर आईआईटीज में ऑफर किए जाने वाला औसत सैलरी पैकेज सालाना 10 से 12 लाख रुपए का होता है, जबकि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में ग्रेजुएट्स को आमतौर पर कम ऑफर मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आईटी छात्रों के 100% प्लेसमेंट की आम धारणा हो या फिर उन्हें करोड़ रुपए वाली सैलरी पैकेज मिलने की बात हो, दोनों बातें कहीं ना कहीं मिथक है, जिनको लेकर अब एक नया सच सामने आ रहा है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक जो मिथ बनी हुई है कि आईआईटी से पढ़ो और अच्छी प्लेसमेंट पाओ अच्छे खासे पैकेज के साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी गिने चुने बच्चों को ही करोड़ों के पैकेज देता है, वरना 6 से 35 लाख के बीच में। तो जो लोगों का मिथ बना हुआ है, एक माइंडसेट है कितना मिलता है, तो ये सही है गलत है? नहीं, ये तो गलत है। वैसे एक्चुअली देखिए, आज के डेट में मतलब पिछले 2-4 दिन पहले आईआईटी बॉम्बे का भी 37% मतलब कि डाउन है उसका। तो जब आईआईटी बॉम्बे का डाउन है तो ऐसे तो आईआईटी पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते। और ये सब तो कॉलेज, मान लीजिए ऐसा थोड़ी है, पढ़ने वाले के लिए भी यहाँ पर भी हो सकती है प्लेसमेंट, बट वहाँ पे भी जो नहीं पढ़ रहे तो नहीं हुआ। 37% आप देख ही ली वहाँ पे भी। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या बच्चे नहीं जाएंगे? उनकी इतनी करोड़ों की पैकेज है आईटी में, हमारे प्राइवेट में नहीं जाएंगे? ऐसा ही चल रहा है, आईटी सेक्टर डाउन। अच्छा कॉलेज लेने से ही नहीं होगा, आपका स्टडी अच्छा रहेगा तभी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। आप नॉर्मल भी कॉलेज से आप अच्छा प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप अच्छा स्टडी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो आपका नॉलेज भी मतलब प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है। नॉर्मल भी कॉलेज से हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीइंग अ पेरेंट्स, मैं भी जैसे कि मेरा बेबी 11 साल का है, छोटा बेटा, तो आज के मेंटली प्रेशर हम लोगों के ऊपर भी आ गया है कि सब बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, तो हम लोग को भी प्रेशर आ रहा है। ऐसा नहीं है सर कि आईआईटी जाएंगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए 6 से 35 लाख के बीच में ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पैकेज का रेंज है बिल्कुल सही सा पैकेज का रेंज है। तो इसमें किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपका बेटा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, तो पैकेज मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो थोड़ा जरूरी नहीं है कि आईआईटी की जाए, उसी के पीछे भेड़ चाल चले। मुझे लगता है कि आईआईटी में जाना सब कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं और हमारे अंदर कंपैशन है, हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर उसके रुचि है उस चीज के लिए, तो हम जरूर उसको मतलब आगे लेके जा परस्यू करके उसी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बात है सारी। मोटोरोला एज 50 प्रो की भारत में सेल शुरू हो गई है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गालिए। मोटोरोला एज 50 प्रो की भारत में बिक्री शुरू हो गई। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। मोटोरोला का ये स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर के साथ आता है। इसकी बिक्री ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई। मोटोरोला का ये फोन 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में आता है। इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 32,000 रूपए से शुरू होती है। कारोबारी आनंद महिंद्रा ने एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की सलाह दी। ट्रक ड्राइवर का नाम राजेश रवानी है, जो कि 25 साल से इस पेशे से जुड़े हैं, लेकिन अब यूट्यूब पर फूड ब्लॉगिंग कर उन्होंने एक नई राह खोल दी है। वो ट्रक ड्राइवर होने के साथ साथ खाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिसे यूट्यूब पर ही उनके 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। आनंद महिंद्रा के मुताबिक टेक्नोलॉजी किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, जो आपको एक नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करती है।
खबरें हैं कि बोट कंपनी के कई ग्राहकों का डेटा लीक हो गया। ये दावा फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक ग्राहकों का काफी डेटा साइबर हमले की चपेट में आया है। कहा जा रहा है कि ग्राहकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी चोरी हो गई है। और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हमारे विकास की कहानी कहता है, लेकिन कई बार इसका बेजा इस्तेमाल हमारे लिए परेशानियां भी खड़ी कर देता है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं हम टेक्नोलॉजी के गुलाम तो नहीं हो रहे हैं। बहरहाल इन सवालों के बीच जवाब बनकर आई है उत्तर प्रदेश की निकिता, जिन्होंने जाने अनजाने टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की सीख दे दी है, जिसके मुरीद भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा भी हो गए हैं। यूपी की रहने वाली महज 13 साल की निकिता इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने बड़ी सूझबूझ से तकनीक का इस्तेमाल करके एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। निकिता ने घर में रखे एलेक्सा डिवाइस से अचानक हुए बंदरों के हमलों को नाकाम कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती में आवास विकास कॉलोनी में निकिता अपनी 15 महीने की भांजी वामिका के साथ सोफे पर खेल रही थी। तभी बंदरों का झुंड खुले दरवाजे से घर में घुस आया और पूरे घर में तोड़फोड़ करने लगे। नन्ही वामिका बंदरों से डरकर रोने लगी। तभी निकिता को एलेक्सा का ख्याल आया। उसने उसे कुत्ते की आवाज निकालने की वॉइस कमांड दी और फिर सब कुछ काबू में आ गया। एलेक्सा, कुत्ते की आवाज निकालो। नीचे से बंदर आया और वो आके मतलब किचन में इधर उधर करने लगा, सब सामान फेंकने लगा। फिर मेरी नजर एलेक्सा पे पड़ी तो मैंने एलेक्सा से बोला, एलेक्सा कुत्ते की आवाज निकालो। फिर एलेक्सा ने कुत्ते की आवाज निकाली और वो आवाज सुनते ही बंदर नीचे से भाग गया। फिर क्या कितने बंदर आए थे और किस तरीके की हरकत जो कर रहे थे, क्योंकि मकान खुला हुआ था? वो सब सामान को इधर उधर कर रहे थे, सब सामान गिरा दिया और डरा रहे थे बच्ची को भी और मुझे भी। घर पे मतलब हमारी वाइफ थी, ये थी और बिटिया थी। अब लोग डर गए, हमको फोन कर रहे हैं जल्दी आओ, हमसे बात दूर थोड़ा। अब फिर हम तो वहाँ से निकले तो, लेकिन तब तक पता चला कि निक्की वहाँ से कमांड दी एलेक्सा को कि एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो, क्योंकि ये लोग दिन भर एलेक्सा से बात करते रहते हैं तो लोग को पता था शायद कि ऐसा पॉसिबल है। तो एलेक्सा ने जब कुत्ते की आवाज़ निकाला तो बंदर डरे कि यहाँ कुत्ता है, तो वो धीरे धीरे भाग गए। फिर निकिता ने जिस तरह से अचानक आई इस समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निकाला, उसे देखकर कारोबारी आनंद महिंद्रा भी उसके मुरीद हो गए। उन्होंने निकिता की सोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया और उसमें उन्हें लीडरशिप के गुण भी नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने निकिता को पढ़ाई के बाद जॉब भी ऑफर की है। उन्होंने निकिता की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे युग का पहला सवाल यही है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाते हैं या फिर उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इस बच्चे की कहानी एक सुकून देती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन टैलेंट को बढ़ावा देने वाली रहेगी। बच्चे की त्वरित सोच असाधारण थी। उसने दिखा दिया कि आज की अचानक बदलती हुई दुनिया में उसमें गजब की लीडरशिप क्षमता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यदि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एट महिंद्रा राइज में हम उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए मना पाएंगे। इतने बड़े कारोबारी से इतना बड़ा ऑफर पाकर निकिता और उसके परिवार वाले गदगद हैं। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद सर ने मुझे ऐसा जॉब के लिए ऑफर किया। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना आगे तक मैं जाऊंगी। और ये सब मतलब मुझे देख के और मुझे भी और मेरी फैमिली वालों को और मैंने जहाँ से स्टडी की है स्कूल वालों को भी सबको मुझ पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं चाहूंगी भी कि मैं वो ज्वाइन करूँ और मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी कि मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करूँ। टेक्नोलॉजी के इस युग में जब हम लोग लगभग हर काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर निर्भर हो रहे हैं, ऐसे में निकिता की कहानी एक उदाहरण है ये याद दिलाने के लिए कि टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। इसे हम जैसे चाहें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, न कि हम उसके गुलाम हो जाएं या उसके इशारों पर नाचें। बस्ती यूपी से संतोष सिंह, गुड न्यूज टुडे। कंगना के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग तय हो चुका है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया। यह मामला बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने से जुड़ा है। अब इस मामले में सुरजेवाला को गुरुवार तक जवाब देना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कंगना मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी ये सीट कांग्रेस के पास है, जिसमें पिछले उपचुनाव के दौरान विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई थी। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।